हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सामाजिक जो अध्ययन है या एसएसटी का जो सेक्शन है, इसके लिए हमारी लगातार क्लासेज आपको मिल रही हैं, जिसमें आज हम जो है नवंबर 2018 की क्लासेज के जो सामाजिक अध्ययन के सवाल थे, जो सोशल साइंस के पोर्शन के जो सवाल थे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसको हम देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको आइडिया लगेगा कि सवाल कहाँ से आते हैं और किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो हम जो है वीडियो को शुरू करेंगे। इसके पहले की क्लास जो है आपको अनामिका मैम के द्वारा मिली होगी। उम्मीद करता हूँ कि वो भी आप लोगों ने देखा होगा। जल्द ही आपको जो है जीआईसी लेक्चरर की भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके भी आपको क्लासेज आपको मिल जाएंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, इसको हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरी की पूरी बिग बुक आपको जो है ई फॉर्मेट में या पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम पहले सवाल को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम फटाफट जो है अपने 60 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है चक्र के द्वारा हुआ है। चक्र के द्वारा क्या हुआ है, तो चक्र को जो है प्रथम उपदेश के रूप में जानते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा धर्म चक्र परिवर्तन, उसे ही जो है जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था, तो ऐसा कहते हैं कि धर्म का पहिया वहीं से घूमने लगा था और उसे ही जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और इसी को जो है चक्र के द्वारा दर्शाया गया है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर और भी है, देखिए इनके जन्म को जो है कमल और हाथी से दिखाया जाता है, यौवन को सांड से, गृह त्याग जब इन्होंने किया तो उसका जो प्रतीक है उसको घोड़ा से दिखाया जाता है, ज्ञान जो है पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे मिला था, पीपल के वृक्ष के नीचे, इसलिए उसको दिखाया जाता है, निर्माण जो है ये पद चिन्ह से दिखाए जाते हैं, और मृत्यु जो है ये स्तूप से दर्शाई जाती है। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि जो है किसके अभिलेख से होती है। तो इसकी पुष्टि जो है ये आपने देखा होगा, अशोक का जो रोमनदेही अभिलेख है या स्तंभ लेख है जिसको हम बोलते हैं, अशोक का जो स्तंभ लेख है रोमनदेही का, वहाँ से इसका प्रमाण मिलता है कि ये जो है इनके जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि अशोक के रोमनदेही स्तंभलेख से होती है, और स्तंभलेख में अशोक के द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा किए जाने का उल्लेख है। इस स्तंभलेख में अशोक कहता है कि मैं अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ आया और उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। चूँकि यहाँ लुम्बिनी ग्राम में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए मैंने बलि कर से मुक्त कर दिया और यहाँ का भूमि कर घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया। इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभलेख में समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी स्तंभलेख मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल जो है प्रसिद्ध है, तो आपने भीमबेटका की गुफाओं का नाम सुना होगा। भीमबेटका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। विंध्य पर्वतमाला में स्थित भीमबेटका एक पहाड़ी का नाम है, और यहाँ निम्न मध्यम उच्च सभी पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। भीमबेटका की गुफा की दीवारों पर बहुरंगी मुख्यतः हरे और गहरे लाल रंग के जो है भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। बहुत ही आसान सा सवाल है, हिस्ट्री पढ़ाते हुए मैंने ये सभी सवाल आपको कराए हैं। आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये करी गई थी आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, 94 नंबर का ये सवाल है। देखिए यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत जैसे पत्रों का संपादन किया। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1823 तक यह सभा जो है निष्क्रिय हो गई थी। अगला सवाल देखिए, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड पर जो है राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। याद रखिएगा 1912 में ऐसा हुआ था। 1911 में जब जो है दरबार लगा था, और इसी में जो है जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तो यहीं से इन्होंने जो है बताया था कि अब जो है दिल्ली को स्थानांतरित किया जाएगा, राजधानी को कलकत्ता से जो है दिल्ली। देखिए भव्य दरबार का जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 में, और यहीं पर जो है ये बंगाल को विभाजन को रद्द करने की बात हुई थी और राजधानी को जो है दिल्ली ट्रांसफ़र करने की बात हुई थी। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। किसने भेजा था, तो इन्होंने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था, और इनका क्या नाम है, तो इनका
इनका नाम है अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय इनका नाम है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अकबर द्वितीय नामक मुगल सम्राट ने 1831 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में पेंशन और भत्ते के लिए लंदन भेजा था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला सवाल देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष जो है पारित हुआ था? तो आपने देख ही लिया होगा आंसर। ठीक है, तो ये जो है 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था, याद रखिएगा 16 जुलाई 1856 को। आपने नाम सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। इनके अथक प्रयासों से ये सब जो है पॉसिबल हो पाया था। देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया। इसके श्रेयदाता ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसको पारित किया गया और इस अधिनियम से विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। इसके बाद 1872 ईस्वी में ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के टाइम पीरियड पर आया था, जिसका उद्देश्य अंतर जातीय विवाह तथा विधवा विवाह को विधिक मान्यता देना था। अगला सवाल देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है भारत का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, अकबर इनका नाम था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के नीचे दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ से धन कमाकर इंग्लैंड ले जाना था। अगला सवाल देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? ये आपको बताना है। 99 नंबर का सवाल है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये किसके शिष्य थे? तो ये जो है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर। ठीक है, गंजे शकर इनका नाम है, थोड़ा सा अजीब नाम है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इनके जो है शिष्य थे, ये याद रखिएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो कलंदर के नाम से जो है बाबर को जाना जाता था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बाबर कलंदर के नाम से जो है विख्यात था, ये आपको एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा। पानीपत के पहले युद्ध में विजय के बाद जो है बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का प्रदान किया था और उसकी सुदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि मिली थी। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जो है तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने का जो है पहली बार प्रयोग किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? मतलब यहाँ की जनसंख्या जो है घटी है। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको 2026 की जो है जनगणना पढ़नी पड़ेगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी इसी से काम चला लीजिएगा। तो इसमें जो है नागालैंड की जनगणना में अगर जनसंख्या में देखें तो ह्रास हुआ है, इसकी जनसंख्या बढ़ी नहीं है, थोड़ा सा घटी है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है। तो हैदराबाद अगर आप लोग नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा, ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है और कहा जाता है कि किसी समय में इस खूबसूरत शहर को कुतुबशाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागवती को उपहार स्वरूप भेंट किया था। हैदराबाद को निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर हैं और हैदराबाद का प्राचीन नाम जो है ये भाग्यनगर था। अगला सवाल देखिए, कोयला एक उदाहरण है। कोयला उदाहरण है किसका है? तो आग्नेय शैल का या अवसादी शैल का या रूपांतरित शैल का? तो किसका उदाहरण है ये? तो ये अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक का है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कोयला एक अवसादी शैल का उदाहरण है। अवसाद चट्टानों की जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये जो है परतदार होती हैं, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में जो है खनिज तेल भी पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले में जो है 90% से ज़्यादा कार्बन होता है। इन चट्टानों में लोह अयस्क, फास्फेट, कोयला, पीट, बालू का पत्थर एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। देखिए, वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके कोई उपग्रह ही नहीं है? पहले भी मैंने ये सवाल आपको कराया हुआ है। तो देखिए, बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं हमारे जो है क्या कहते हैं ब्रह्मांड में या सोलर सिस्टम में, जिनके जो है कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। शुक्र को जो है भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह स्थित है कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में है? ये आपको बताना है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में है या जो है आपका हिंद महासागर में है? तो ये जो है अरब सागर में आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह अब अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाल भित्ति से हुआ है और इसमें 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 11 द्वीपों पर मानवीय अधिवास पाया जाता है और इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है एंड्रोट द्वीप है।
कोच्चि तट से जो है 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा? ये आपका लक्षद्वीप। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ठीक है, भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। भूमध्य सागर को रूम सागर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम की तरफ यह सागर एक बेहद सागरीय खाड़ी से अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, जिसे जिब्राल्टर की खाड़ी कहा जाता है। भूमध्य सागर से 21 देशों की तटरेखाएं मिलती हैं। यह दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है पाया जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है संसार की छत किसको कहते हैं? तो संसार की छत जो है पामीर को कहते हैं, याद रखिएगा। किसको कहते हैं? पामीर को कहते हैं, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पामीर को संसार की छत कहते हैं। पामीर मध्य एशिया में स्थित पठार और पर्वत श्रृंखला है। यहाँ उगने वाले जंगली प्याज पर इन्हें जो है प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। पामीर का शाब्दिक अर्थ है पर्वत शीर्ष में स्थित घाटी। फारसी शब्द में इसे बामे दुनिया कहते हैं। यह हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है। अरावली और सतपुड़ा उशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कौन सा जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यह देखिए, यह जो है 11 देशों में फैला हुआ है और विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी इसके पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। यह 92 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और गोबी एशिया का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला सवाल देखिए, पाकल दुल पनबिजली परियोजना जो है कहाँ स्थित है? पाकल दुल जो है पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें 4 विद्युत इकाइयाँ कार्यरत हैं। 19 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया है। इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट होगी और यह कश्मीर की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना होगी। यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर आपको देखने को मिलेगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? रोपाई किसकी नहीं की जाती है? काफ़ी, गेहूं, चाय या रबड़? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर गेहूं जो है ये एक रोपित फसल नहीं है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में है यहाँ पर है और इसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी फ्रांसीसी है और इसके महासचिव एंडर्स फो राममुशेन है। ये बदल गया होगा, हो सकता है। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या जो है ये 30 है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो कितनी भाषाओं का? तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही हल्का सवाल है आप सभी के लिए। 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एक सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि सिंधी को जो है 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में और 1992 में जो है 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से जो है संविधान संशोधन से कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन सी भाषाएं कब कहाँ जोड़ी गई हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका 113 नंबर सवाल है और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग जो है संघात्मकता नहीं है, याद रखिएगा। बाकी सभी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ये सभी आपको संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंग्रेज अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपकी संविधान की प्रस्तावना थी। अगला सवाल देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण कौशल में या शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान या कार्य निर्धारण या जो है श्रव्य दृश्य या वाद विवाद? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, जहाँ श्रव्य दृश्य आ जाए वहाँ सबसे बढ़िया यही होगा कि सुन भी रहा है और छात्र देख भी रहा है, तो सबसे ज़्यादा वही आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? बार बार ये सवाल रिपीट होता है, हर पेपर में आपने देखा होगा। इसमें राजनीतिक शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, लेकिन दर्शन शास्त्र नहीं है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष जो है सचिदानंद सिन्हा जी थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए
गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। ठीक है, जब 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पर जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, लेकिन जब 11 दिसंबर को फिर से जब बैठक हुई तो राजेंद्र प्रसाद जी उपलब्ध थे और फिर इन्हीं को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य जो है किसके द्वारा किए जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति अगर है तो वही सारा कार्य करेगा, याद रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति है तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत जो है सदस्य है? किस नाभिकीय संधि का जो है भारत सदस्य है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पीटीबीटी। ठीक है, पीटीबीटी आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, पीटीबीटी इसको बोलते हैं। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना है तो भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? तो कहाँ पर शांति स्थापना के लिए मिला था इनको? तो इनको मिला था दक्षिणी सूडान में। ठीक है, दक्षिणी सूडान में शांति स्थापना के लिए इनको मिला था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दक्षिणी सूडान में शांति स्थापना है तो भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला और यह पुरस्कार भारतीय सैनिकों को उनकी कर्तव्यनिष्ठा और शांति बहाली में योगदान के लिए प्रदान किया गया। भारतीय सैनिकों की इस टोली में मेजर चेतना एकमात्र जो है महिला सदस्य थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, मतलब उसका एक भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो अगर हम देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये इसका अभिकरण नहीं है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का जो है अभिकरण नहीं है। इसके जो है 17 अभिकरण हैं, जिसमें खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ और अंतर्राष्ट्रीय सागरीय संगठन IMF, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, वैश्विक डाक संघ, विश्व बैंक, ये सभी इसके जो है अंग हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कौन सा उर्वरक जो है किसान खाद के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो कौन सा उर्वरक जो है किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के रूप में भी किया जाता है। अगला सवाल देखिए, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में जो है पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? तो पानी की कुल मात्रा जो होगी ये आपका लगभग कितना हो जाएगा? तो ये आपका 1 लाख लीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख जो है लीटर हो जाएगा। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निकाला भी गया है। ठीक है, देखिए केला का कायिक प्रवर्धन होता है। केला का जो कायिक प्रवर्धन होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये जो है पत्ती के द्वारा होता है या तने के द्वारा या शकर द्वारा या बीज के द्वारा? तो ये जो है तने के द्वारा ही होता है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। केले के भूमिगत तने को जो है प्रकंद कहा जाता है, जिसमें कई कलियाँ निकली हुई होती हैं। इनमें से प्रत्येक कलिका अंकुरित होकर एक नए बल्बनुमा प्रकंद का निर्माण करती है। इस प्रकार के बने बेबी प्लांट को सुकर या शकर कहते हैं। उल्लेखनीय है कि केले का कायिक प्रवर्धन कलिकाओं के द्वारा ही होता है, जो कि तने से निकलती हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? कौन सा उर्वरक जो है तीव्र आर्द्रताग्राही होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका यूरिया होता है, याद रखिएगा। ये नमी को बहुत तेज खींचता है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूरिया उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2 2COCH4N2O होता है। इसे कार्बाइड भी कहते हैं। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है और यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में मूत्र में फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउले ने खोजा था, परंतु कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय जो है जर्मन वैज्ञानिक वोहलर को जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? प्रारंभिक अवस्था, फूल आने से पूर्व की अवस्था या फूल आने के पश्चात की अवस्था या परिपक्व अवस्था? तो अगर हम बात करें तो फूल आने देना, फिर जो है फूल अगर आ गए तो फिर अच्छा नहीं होगा। फूल आने से पूर्व की जो है अवस्था होती है और यहीं जो है पलटाई की जाती है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई उपयुक्त अवस्था फूल आने से पूर्व की अवस्था है और कृषि में हरित खाद डालने से जमीन की उर्वरकता में वृद्धि होती है। इससे मृदा क्षरण में कमी आती है। हरित खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता जो है बढ़ती है। देखिए, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये जो है रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। फल के रस में चीनी की सांद्रता रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है और रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग सांद्रता मापन के लिए किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग एक रक्त, प्रोटीन, एकाग्रता, चीनी सामग्री, लवणता आदि को मापने के लिए भी किया जाता है। अगला सवाल देखिए, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? जेली बनाने में
पेक्टिन का प्रमुख कार्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो जेली बनाने में पेक्टिन जो है ये फलों के रस का जो है थक्का बनाता है, याद रखिएगा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य फलों के रस का जो है थक्का बनाना है। पेक्टिन एक तरह का घुलनशील फाइबर होता है जो कि पौधों की कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले ऊतकों में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका लाइकोपिन के कारण, याद रखिएगा लाइकोपिन के कारण डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन रंजक के कारण होता है। लाइकोपिन टमाटर के अतिरिक्त अन्य लाल फलों और सब्जियों में जैसे लाल गाजर, तरबूज, पपीता आदि में पाया जाता है। लाइकोपिन पानी में घुलनशील है, यह केवल जैव द्रवकों और तेल में ही घोला जा सकता है। रासायनिक दृष्टि से लाइकोपिन एक कैरोटीन है। अगला सवाल देखिए, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है किसका। तो नींबू जो है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो नींबू जो है ये साइट्रिक अम्ल का जो है प्रचुर स्रोत है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। केंद्रीय एगमार्क जो है प्रयोगशाला जो है कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर में है, याद रखिएगा नागपुर में है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में अवस्थित है। एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क का प्रयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू हुआ था, जिसे 1986 में संशोधित किया गया। वर्तमान एगमार्क मानक में 205 विभिन्न जिन्सों की गुणवत्ता के लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अचल स्वर कौन से हैं इनमें से, अचल स्वर कौन से हैं, तो अचल स्वर की अगर बात की जाए तो अगर हम कहें सा रे गा मा पा दा ना, ये जो है शुद्ध स्वर कहे जाते हैं। और सा और पा का अगर हम बात करें तो ये जो है अचल स्वर माने जाते हैं, याद रखिएगा सा और पा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सा और पा जो है अचल स्वर माने गए हैं क्योंकि ये अपनी जगह पर कायम रहते हैं। बाकी 5 स्वरों के दो रूप जो है कर दिए गए हैं क्योंकि ये अपनी जगह पर से हटते हैं, इसलिए इन्हें कोमल एवं तीव्र नामों से या विकृत स्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए, राग यमन किस थाट से उत्पन्न है। राग यमन जो है ये कौन से थाट से उत्पन्न है ये आपको बताना है। तो ये कल्याण थाट है, याद रखिएगा कल्याण से। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, तो इसको हम लय कहते हैं, याद रखिएगा। एक लय में गाना, तो ये सतत समान गति से सतत प्रवाह है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। गा मा पा नी नी ये सभी क्या हैं, ये स्वर समूह किसके हैं, तो ये राग यमन के हैं, ये राग कल्याण के लिए। बहुत डीपली पूछ लिया है, 1-2 क्वेश्चन का नहीं कह सकता मैं, ये आप कोई भी बात नहीं, अगर गलत हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर हम बात करें तो ये राग जो है विहाग है, ये राग जो है विहाग है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है। झंडा गीत भी इसको कहते हैं और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये श्यामलाल गुप्ता जो है पार्षद इनका नाम है, इसको मत भूलिएगा, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। 7 पद वाली इस मूल गीत से बाद में कांग्रेस ने 3 पद में संशोधन करके झंडा गीत के रूप में इसको मान्यता दी। इसे फरवरी 1938 में स्वीकृत किया गया। 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको स्वीकृति दी थी और यह ऐतिहासिक अधिवेशन जो है ये हरिपुरा में हुआ था। देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसके द्वारा जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि क्या है, तो ये आपका इसमें आपका स्ट्यूइंग भी आती है, खदकाना और उबालना सभी आता है, तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसमें खमीरीकरण आता है। देखिए, ये पता नहीं कैसे सवाल हैं जो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, खमीरीकरण के द्वारा ढोकला नामक व्यंजन तैयार किया जाता है। खमीरीकरण की प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्मजीव जैसे यीस्ट या फफूंद ऑर्गेनिक यौगिक बदल जाते हैं और इससे भोजन में नेचुरल और फायदेमंद जीवाणु जो है बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं, कौन सी अवस्था होती है ये, तो जन्म से 6 वर्ष तक जो है शैशवावस्था होती है, तो इसके लिए जो है ए विकल्प ही सही हो जाएगा। इसके बाद 6 वर्ष से जो है 12 वर्ष तक बाल्यावस्था और उसके बाद जो है किशोरावस्था और उसके बाद जो है युवावस्था या प्रौढ़ावस्था चलती है। ये सारी चीज़ें आपने सीडीपी में पढ़ी होगी, आपको अच्छे ढंग से याद भी होंगे। देखिए, जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है, तो बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप, तो ये सभी हैं, ठीक है, ये सभी हैं। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो है ये शारीरिक विकास से है, मनोवैज्ञानिक विकास से और मानसिक विकास से भी है, तो ये आपका उपयुक्त सभी जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन सी हैं? तो पीवी सिंधु। देखिए पीवी सिंधु ही है, याद रखिएगा, पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो दाल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, दाल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया करिए। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, LSD के सेवन से क्या होता है? LSD के सेवन से क्या होता है ये आपको बताना है। तो LSD के जो है सेवन से जो है मानसिक विभ्रम की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। व्यायाम का लाभ है। व्यायाम का लाभ क्या है? तो व्यायाम से जो है आपका रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है, फुर्तीलापन आता है और भूख भी लगती है। तो ये आपका सभी आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वृत्त आरेख जो है उपयोगी है। वृत्त आरेख जो है उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विभिन्न मात्राओं की तुलना के लिए जो है वृत्त आरेख बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उपयोगी है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वृत्त आरेख विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए जो है उपयोग होती है। वृत्त आरेख को पाई चार्ट भी कहते हैं और इसमें आमतौर पर मानों के बीच के अनुपात को एक स्लाइस के रूप में जो है विभक्त किया जाता है। प्रत्येक स्लाइस की चाप की लंबाई राशि का प्रतिनिधित्व करने वाले मान के जो है अनुपातिक होती है। मान लीजिए आपने एक ये बना दिया और इसमें से आपने इतना स्लाइस निकाल दिया ऐसे कि इतना जो है ये मैथ वाले हैं, तो ये आपका जो है पाई चार्ट हो गया और यही आपका वृत्त आरेख होता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का जो है NCF आधार क्या है? ठीक है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का जो है NCF आधार पत्रक बल देता है। किस पर देता है बल? तो ये आपका जो है सतत आकलन पर देता है। सतत आकलन पर देता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार हेतु राष्ट्रीय चर्चा की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं 2005 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जो है इसमें बल दिया गया ताकि छात्रों के मन से परीक्षा के भय को कम किया जा सके। अगला सवाल देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है, तो क्या है? तो देखिए जहाँ पर उपयुक्त सभी आ जाता है उसको उपयुक्त सभी सही हो जाएगा लगभग। देखिए संस्कृत विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक का होना, तो ये सभी जो है इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, परियोजना कार्य जो है महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि? परियोजना कार्य क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि इसमें देखिए करके सीखना और सीखने का जो है एक महत्वपूर्ण तरीका है ये परियोजना। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी को तैयार करने को कहते हैं तो वो खुद से जो है कार्य करता है, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है सेशन का, भारतीय बहुलतावादी समाज में जो है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को कैसा होना चाहिए? तो इसमें जो है सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है या भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो भिलाई जो है ये कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है 1955 में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी। इतना आप लोग याद रखिएगा। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? रसिया के सहयोग से हुई थी। कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। ये तीन चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी गई है, आप इसको भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद 1959 में राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र है इसको भी जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और बोकारो जो स्टील प्लांट है, ठीक है, इसको भी रूस के सहयोग से 1964 में जो है स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। बाकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हम सेल कहते हैं, इसकी स्थापना 1954 में ही की गई थी। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित सेलों में से कौन सी जो है औषधि सेल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है औषधि सेल का जो है उदाहरण है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सेल। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेल जो है ये आपका जो है औषधि चट्टान का उदाहरण है और पृथ्वी पर अग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को औषधि चट्टान कहते हैं। इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो कैसी होती है ये आपको बताना है। सूर्य से दूर या सूर्य की ओर या उत्तर पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर। तो पुच्छल तारे की अगर दिशा देखी जाए उसके पूंछ की दिशा, तो ये हमेशा जो है सूर्य से दूर की तरफ होती है। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो है निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? कौन जो है भ्रंश से संबंधित है ये आपको बताना है। अब आप भ्रंश तो समझते हैं ना, जमीन का नीचे धंस जाना और बगल के जो उठे उठे भाग होते हैं ऐसे भ्रंश घाटी बन जाती है, याद रखिएगा। तो इसका उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है, या इससे कौन सा संबंधित है? तो ये आपका ग्रैबन, ठीक है, ये ग्रैबन है आपका।
और ये एक भ्रंश से संबंधित है, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर जो है धंस जाती है, तब जो है तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव हो जाता है और इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटी लंबी, सक्रिय और गहरी होती है। इन्हें जर्मन भाषा में जो है ग्राबेन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? कौन जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अरबिया, गोबी, आटाकामा या कालाहारी? तो इनमें से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो गोबी जो है ये गोबी जिसको हम बोलते हैं ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, याद रखिएगा। बाकी अरबिया, आटाकामा, कालाहारी जो है ये सभी आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। गोबी जो है ये चीन और मंगोलिया में है और ये विश्व के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहाँ तापमान शून्य से जो है -40 डिग्री तक नीचे चला जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपका गोबी हो जाएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम क्या याद करते हैं कि गोबी जो है एक मरुस्थल है, लेकिन अब यहाँ पर स्पेशली पूछ लिया है शीत कटिबंध में है या उष्ण कटिबंध में है, तो यह थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकती है। अगला सवाल देखिए, जो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है आपको मूल अधिकारों की जो है वो दी हुई है सूची, और इसमें देखिए समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज जैसे आपके हर जो है एग्ज़ाम में एक एक सवाल पूछे गए हैं, तो इसको बहुत ही ढंग से आप लोग याद रखिएगा। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए जो है कौन सा जो है संविधान संशोधन किया गया था? तो आपको मैंने बताया 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है यह द हेग में है, याद रखिएगा। द हेग में सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर भारतीय न्यायाधीशों का नाम जान लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। तो सर बेनेगल राव और नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप, पाठक, दलवीर भंडारी, ये अभी तक के जो है यहाँ पर न्यायाधीश जो है रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एज जो है जस्टिस के रूप में। अगला सवाल देखिए, 99 नंबर का सवाल है। इसमें कहा जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के किस सूची में है? तो देखिए आपको 3 सूची पता होंगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अगर हम बात करें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। ये जो है समवर्ती सूची का विषय है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 100 नंबर का सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत, आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा, नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, विदेश नीति से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है डीपीएसपी से संबंधित है फॉरेन पॉलिसी के लिए, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद 51 में ही सारी चीज़ें दी हुई हैं डीपीएसपी से रिलेटेड, तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत विदेश नीति से जो है संबंधित है। इसका आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच जो है न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि जो है हम देख लेते हैं, इससे पहले एक्सप्लेनेशन में कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। देखिए राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में है, और कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करना यह अनुच्छेद 48 में है, और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना यह अनुच्छेद 48A में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि जो है तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ होता है? तापक्रम विलोमता, अब देखिए नॉर्मल जो साइंस है वो ये कहता है कि अगर आप जो है आपकी अगर ऊंचाई बढ़ेगी, आप किसी ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लो रहता है, टेम्परेचर नीचे जाएगा। लेकिन जब बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, तो इसे ही जो है तापीय विलोमता या तापक्रम विलोमता कहते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए,
रिहंद बांध बनने से बनने से जो है वहाँ पर कौन से जलाशय का निर्माण किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 102 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय से संबंधित है और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में या सोन नदी घाटी में इसकी सहायक नदी रिहंद पर जो है बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। चंबल ये परियोजना यमुना की सहायक चंबल नदी पर संयुक्त रूप से बनाई गई है और इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है चंबल नदी श्रेणी में मृदा का संरक्षण करना है। भाखड़ा नांगल तो आप जानते ही हैं, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर यह परियोजना बनाई गई है और यह देश की जो है सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध संसार का सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वीय बांध है, याद रखिए। बांध के पीछे जो है गोविंद सागर झील है, तो गोविंद वल्लभ पंत झील और गोविंद सागर झील में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला सवाल देखिए, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। सिपकीला जो है ये कहाँ का पर्वतीय दर्रा है, ये आपको बताना है। तो सिपकीला दर्रा आपको जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ये जो है तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ का है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में, मतलब डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण की विधियों का या शिक्षा के उद्देश्य का या शिक्षण तकनीक का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपको क्या हो जाएगा। अब इसमें से देखिए शिक्षण विधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, शिक्षा के उद्देश्यों का भी ज्ञान होना चाहिए और शिक्षण तकनीक का भी होना चाहिए। तो ये सभी हो जाएगा। यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगला सवाल देखिए, 105 नंबर का सवाल है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सामग्री कौन सी है। मानचित्र, कैलेंडर, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर। तो सबसे उपयोगी जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, आप ऑप्शन से ही बता सकते हैं। जो मानचित्र है या मैप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक थे। अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए महाभारत जो है वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई है, रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका रसखान, 10 कुमार चरितम दंडी, अष्टाध्यायी पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा और अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई है। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था या किसके शासनकाल में हुआ था, ये आप बता सकते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो टाइम पीरियड किसके टाइम पर हुआ था, तो ये जो है कालाशोक के टाइम पर हुआ था, याद रखिएगा। कालाशोक के पहला जो है वो अजातशत्रु के टाइम पर हुआ था, दूसरा जो है कालाशोक के टाइम पर हुआ था, तीसरा जो है अशोक के टाइम पर और चौथा जो है कनिष्क के टाइम पर हुआ था। देखिए यहाँ पर पूरा जो है वो दिया गया है, आपका डिटेल दिया गया है। 483 ईसा पूर्व में जो है राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में पहला जो बौद्ध संगीति थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति फिर 100 साल बाद वैशाली में और सर्वकामी या सभाकामी कालाशोक के टाइम पीरियड पर। तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र तीसरे ने इसकी अध्यक्षता की और जो है अशोक के टाइम पीरियड पर हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये कश्मीर में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वसुमित्र और अश्वघोष जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब जो हीनयान और महायान में जो विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का, ये चौथे बौद्ध संगीति में हुआ था। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए अकबर ने इबादत खाना का निर्माण जो है कहाँ करवाया था, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था, तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाने का निर्माण करवाया था, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, ताजमहल किसने बनवाया था, कहाँ बनवाया था। पुराना किला, शालीमार बाग, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, अकबर का किला, ठीक है, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी। 1875 में सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले के द्वारा 1873 में, वेल्लूर मठ 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, अभिनव भारत जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, 1905 में गदर पार्टी लाला हरदयाल, 1913 स्वराज पार्टी, 1923 मोतीलाल नेहरू और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। काकोरी कांड से जो है इसमें से कौन संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी संबंधित थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी जुड़े हुए थे, अशफाक उल्लाह खान भी, लेकिन सूर्यसेन का नाम जो है ये चटगांव शस्त्रागार से छिपा हुआ है। ठीक है, जब चटगांव में इन्होंने जो है आर्मरी में रेड करके जो है सारे शस्त्र जो है लूट लिए थे, इनको जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है सूर्यसेन जी को। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए काकोरी कांड से सूर्यसेन का नाम संबंधित नहीं है, और काकोरी ट्रेन का नाम बदल कर जो है काकोरी ट्रेन कांड नहीं काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, और इसीलिए इसका नाम बदल दिया गया है कि यह कांड की भावना को सही नहीं दर्शाता था। यह शब्द जो है कांड नहीं था, ये एक्शन था, और यह घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें सूर्यसेन जी की, तो इन्होंने चटगांव शस्त्रागार को अंजाम दिया था 18 फरवरी 1930 से ये संबंधित हैं, और इन्हें जो है बंगाल के जो है सूर्यसेन को मास्टर दा कहा जाता था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, या राजनीतिक मानचित्र, या जो है ग्लोब, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे तो ग्लोब अगर हम देखेंगे, ग्लोब में इस चीज़ को हम दर्शा सकते हैं, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र को और आकार को दर्शाने में जो है ग्लोब मदद करेगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भ्रमण विधि। ठीक है, घुमा के आप बच्चों को घुमाइएगा किसी प्लेस पे, और वहाँ पर उनके सामने जो है पर्वत को दिखाकर पर्वत के बारे में जो भी कुछ चीज़ें बताएंगे, तो वो सबसे अच्छी विधि रहेगी उनको याद करने और सारे तथ्यों को समझने के लिए। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, तो जो कन्वेंशियल चिन्हों से, या रेखा चित्र से, या वर्णमाला के अक्षर से, या थीमेटिक मानचित्र से। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो कुछ साइन बनाए गए हैं इनके लिए, उनसे आप जो है समझ सकते हैं, याद रखिएगा। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण जो है ये किससे होता है, ये आपको बताना है। यू आकार की घाटी का निर्माण जो है ये किससे होता है, ये आपको बताना है। तो यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है ये हिमनदों के द्वारा होता है, ग्लेशियर के द्वारा होता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये कैनबरा है, याद रखिएगा कैनबरा है। तो ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। इस तरह का सवाल तो बहुत ही आम बात है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। तो दीन इलाही की स्थापना जो है अकबर ने की थी, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1582 में दीन इलाही की स्थापना जो है ये अकबर ने की थी। अगला सवाल देखिए, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग जो है, हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन, ऐसे करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर जो है ये भारत आया था, याद रखिएगा। देखिए ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह 629 से 645 ईस्वी तक बीच में भारत रहा। इन टाइम पीरियड के बीच में वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सियूकी के नाम से प्रसिद्ध है। फाहियान जो है ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पर भारत आया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है, किसे कलंदर कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर को जो है कलंदर कहा जाता था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कुंवर सिंह जो है किस राज्य के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह का नाम बिहार में जो है 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो जगदीशपुर के ये जमींदार थे, याद रखिएगा जगदीशपुर के जमींदार थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, ये आपको बताना है। शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर कितने स्वर होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। ठीक है, 12 होते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है,
देखिए, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है, ये आपको बताना है। चार ताल का प्रयोग जो है किस गायकी के साथ किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है, इनमें से कौन जो है तबला वादक नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रामदास शर्मा। रामदास शर्मा जो है तबला वादक नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो सभी हैं, जैसे आपका जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज और अहमद जान थिरकवा, ये सभी जो है तबला वादक हैं। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा डिटेल दिया गया है। देखिए, तबला, सितार, बांसुरी, सरोद, शहनाई, संतूर, मृदंग जो है, वीणा, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ, ये आपको बताना है। प्रथम राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो है मुंबई में आयोजित हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1940 में बॉम्बे या मुंबई में प्रथम भारतीय खेल का आयोजन किया गया। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। इन खेलों को भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से भी जाना जाता है। भारत पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था भारत ने, और 1924 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु पहला भारतीय ओलंपिक खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया था। इसी खेल का 9वां संस्करण मुंबई में 1940 में आयोजित किया गया था, जिसमें इसे राष्ट्रीय खेल का नाम दिया गया था। अगला सवाल देखिए, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने कहा था। गीता की नहीं जो है फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है, ये किसने कहा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचार स्वामी विवेकानंद जी का है। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरदस्ती ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे, यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था। अगला सवाल देखिए, केंद्रक बीज की संस्थिति है। केंद्रक बीज की संस्थिति क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 126 नंबर का, ये आपका हो जाएगा प्रजनक बीज होते हैं ये। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा इसका मुख्यालय। अगला सवाल देखिए, मार्मलेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है। मार्मलेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माल्टा, ठीक है, माल्टा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान जो है कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 129 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो 129 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। जेली बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो जेली बनाने में जो है शर्करा का प्रयोग होता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये 1952 में शुरू किया गया था, 1952 में। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है भारत में उच्चतम न्यायालय ने के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, कौन से केस में दिया था, ये आपको बताना है। 132 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल का जो मामला था उसी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एवं विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति जो है प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 के अंतर्गत ये जो है
किया गया है कि अगर ये चाहे तो राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए जो है सुरक्षित रख सकता है, याद रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्त राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का जो है उल्लेख है और इसका चयन कैसे होगा, ये सभी जो है अनुच्छेद 52 में ही दिया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो कौन सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, अगर जापान की बात करी जाए तो जापान जो है सार्क का जो है सदस्य नहीं है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, केसर प्राप्त किया जाता है। केसर जो है किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो केसर जो है ये पुष्पवर्तिका या फ्लावर स्टिग्मा से जो है प्राप्त किया जाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं, ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में जो है कुल जो है कितनी पसलियाँ होती हैं, तो 24 पसलियाँ होती हैं, याद रखिएगा 24 पसलियाँ होती हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टीएबी का टीका जो है किस रोग से बचाव करता है। टीएबी का टीका जो है कौन से रोग से बचाव करता है, तो ये टाइफाइड या मियादी बुखार से जो है ये बचाव करता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 139 नंबर का सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे दिवस दिए गए हैं, जैसे विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। किन वस्त्रों में जो है गोंद के कलफ का उपयोग होता है, तो ये होता है इसमें रेशमी वस्त्र में। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो है खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए खेल सबसे अच्छा तरीका है तथा खेल तनाव और चिंता से मुक्ति प्रदान करता है। अगला सवाल देखिए, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है ये आपको बताना है। योग दर्शन जो है ये किसने लिखा है, तो योग दर्शन जो लिखा है ये जो है महर्षि पतंजलि ने लिखा है, याद रखिएगा महर्षि पतंजलि ने। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, नारद पांचरात्र, महर्षि नारद, चारवाक जो है चारवाक, सांख्य सूत्र जो है कपिल मुनि के द्वारा और न्याय सूत्र जो है ये गौतम मुनि के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, जीन नामक प्रोटीन जो है किस फसल से संबंधित है। जीन नामक प्रोटीन जो है ये किस फसल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये जो है मक्का से संबंधित है, मक्का से। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की नहीं है। गाय की कौन सी नस्ल जो है दुकाजी उद्देश्य की नहीं है ये आपको बताना है। तो ये आपका थारपारकर हो जाएगा, ठीक है, थारपारकर। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, याद रखिएगा भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की आधे से अधिक जनसंख्या कृषि व उससे संबद्ध कार्यों में लगी हुई है। सामान्य रूप से भारत की कृषि पर 4 प्रमुख कारणों का प्रभाव पड़ता है, भौतिक कारक, संस्थागत कारक, संरचनात्मक कारक और राजनीति प्रशासनिक कारक, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी। आनंद के कुमार स्वामी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोक कला का संबंध है। लोक कला का संबंध किससे है, तो लोक कला का संबंध जो है ये क्षेत्रीय कला से है, क्षेत्रीय कला से है, याद रखिएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ज्यामितीय डिजाइन जो है किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को जो है ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए एपड़ का संबंध किस राज्य से है, एपड़ का संबंध जो है किस राज्य से है ये आपको बताना है। तो एपड़ का संबंध जो है ये उत्तराखंड राज्य से है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एपड़ का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है। अर्चाई कलाओं में जो है कोहबर, एपड़, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएँ काफ़ी प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी त्यौहार और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे राजस्थान में मंडने, महाराष्ट्र में रंगोली, उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, गुजरात में सतिया, बिहार में अरिकान और बंगाल में अल्पना। दक्षिण भारत में इसे कोलम के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। ये सेशन का आखिरी सवाल है। तो इसमें जो है श्रुतियों की कुल संख्या जो है 22 मानी गई है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के जो है इतिहास का विवरण मिलता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, राज तरंगिणी, एक रचना है राज तरंगिणी, जिसे जो है कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा इसको, किसके द्वारा लिखा गया है, कल्हड़ के द्वारा। तो इस जो रचना है इसकी राज तरंगिणी इनकी कल्हड़ जी की, इनके माध्यम से, इस रचना के माध्यम से कश्मीर का जो इतिहास था 12वीं शताब्दी में उसका जो है विवरण प्राप्त होता है। याद रखिएगा। तो ये आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कश्मीरी कवि कल्हड़ के द्वारा रचित राज तरंगिणी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण जो है प्राप्त होता है और यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण जो है दिया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि जो है धारण की थी, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो आप सभी लोग जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अभी तक जितने भी सवाल आपको देखने को मिले हैं आपके एसएसटी सेक्शन में, उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और मिडाइवल हिस्ट्री, इन सभी से आपको सवाल देखने को मिला है। तो आपको जो है कुछ नहीं छोड़ना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सभी को जो है पढ़ना है। और आप जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पेपर, ये समझ लीजिएगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कैसे करना है, एक तरफ जो है इनके द्वारा स्थापित किए गए वो संस्थान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ नाम दिया गया है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में, तो पहले का जो है चौथा हो जाएगा। विवेकानंद के द्वारा कौन सा जो है स्थापित किया गया था, तो अपने गुरु के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो ये आपका 4 के बाद 1 हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1885 में। याद रखिएगा आर्य समाज की। तो अच्छा ये मैंने आर्य समाज से मिला दिया था। ठीक है, ये ब्रह्म समाज होगा, पहले का जो है ये ब्रह्म समाज होगा। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, पहले का जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, 3 हो जाएगा। विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी 4, और एम.जी. रनड़े के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो 3, 1, 4, 2 जो है इसका सही मिलान हो जाएगा। देखिए 3, 1, 4, 2 किस में दिख रहा है, तो बी विकल्प में दिख रहा है, इसलिए हमारा बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है यही हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं जानते तो जान लीजिएगा, याद रखिएगा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा को जो है इंडियन जो है रिवोल्यूशन की जो है मदर कहा जाता है। याद रखिएगा, मदर ऑफ जो है इंडियन रिवोल्यूशन। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। यह महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। इन्होंने 1902 में भारत छोड़ दिया था और यूरोप के बहुत सारे देशों में और अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है ये क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रही। अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 7वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया और सम्मेलन के अंत में वहीं पर 22 अगस्त को प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा जो है इन्होंने भारत का फहराया था। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, जो है सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। सुदर्शन झील आपने नाम सुना होगा बहुत बार, इतिहास जब आपने पढ़ा होगा तो। सुदर्शन झील का जो टाइम पीरियड है किसके काल में, तो ये चंद्रगुप्त टाइम पर हुआ था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के टाइम पे याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो है बी विकल्प हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार घाटी में सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था
और इस समय यहाँ का शासक पुष्यगुप्त वैश्य था। और यह जानकारी रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया और उस समय राज्यपाल जो है तुसाफ जो है यवन था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है किसने की थी, मुख्यतः आपसे ये पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो ये जो है नरवर्धन के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, नरवर्धन के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा नरवर्धन। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, थानेश्वर में पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित है। नरवर्धन, राज्यवर्धन एक, आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन। और वर्धन वंश का सबसे जो शक्तिशाली राजा था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो है राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम कौन सी संस्कृति है, आपने पढ़ा होगा जौरवे संस्कृति, कायथा, मालवा, आहार, ये सभी आपने जो है जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा। जब डीपली आपने पढ़ा होगा तभी आपको ये देखने को मिला होगा। तो अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है पुरानी जो है ये हमारा कायथा हो जाए, कायथा कह रहा हूँ, सबसे पुराना जो है ये हमारा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो डेटा के हिसाब से माना जा रहा है उसको तो आहार माना जा रहा है दोस्तों। 2500 से 1500 ईसा पूर्व के समय ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में फैली थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो कि पीएनपी है उसने ये माना है कि जो है यहाँ पर सबसे जो पुरानी है वो कायथा है। तो कायथा जो है 2000 से 1400 ईसा पूर्व की ये संस्कृति है, तो कायथा को ही हम सही मान लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पुराना जो है आहार कल्चर ही है, याद रखिएगा। ये 2500 से 1500 ईस्वी के बीच जो है राजस्थान के क्षेत्रों में को देखने को मिला था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय पहले जो है समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो किसमें विभक्त था ये आपको बताना है। तो ये जो है इसमें पहले जो है इसमें 16 महाजनपद थे और गणराज्य थे। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 16 महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, कौन, आराम बाग। आराम बाग को किसने बनवाया था ये आपसे पूछ रहा है। तो आराम बाग का निर्माण जो है किसने करवाया था, आराम बाग का निर्माण जो है बाबर ने करवाया था। आराम बाग है कहाँ, तो आराम बाग जो है ये आगरा में है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1528 में जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखिए, 1916 में भारत में होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी। तो इसमें दो गोपाल कृष्ण गोखले कह रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा जो है, दोनों के द्वारा जो है होम रूल लीग आंदोलन जो है शुरू किया गया था। लेकिन अगर शुरुआत की बात आएगी तो बाल गंगाधर तिलक जो है यही आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी और तिलक ने 16 अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 101 नंबर का दोस्तों 102 नंबर का सवाल है कि पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं। पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम जो है पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में व्यक्त किया जाता है। पहला जो है ये क्रस्ट हो जाता है और फिर मेंटल और फिर कोर हो जाता है, याद रखिएगा, जिसको हम क्रोड भी कहते हैं और कोर भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए 103 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है, कौन सी जो है गर्म धारा है ये आपको बताना है। क्यूरोशियो, क्यूराइल या जो है कनारिया, लेब्राडोर। तो अगर इसमें से बात करेंगे तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे क्यूरोशियो जो जलधारा है ये आपकी गर्म जलधारा है। इसके अलावा अलास्का की जलधारा की बात करेंगे तो ये भी गर्म जलधारा है। लीनो, मोजाम्बिक, गल्फ स्ट्रीम, ये सभी जो है आपकी गर्म जलधाराएं हैं। तो इसका ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी क्यूराइल और जो है कनारियो, लेब्राडोर, ये सभी जो है आपका कौन सी जलधाराएं हैं, तो ये आपकी जो है ठंडी जलधाराएं हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो आप सभी को पता होगा कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है इनमें से वो कौन सा हो जाएगा। देखिए जल परिवहन कहा जा रहा है, ठीक है। जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है सबसे सुगम और सस्ता माध्यम होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। देखिए जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम और सस्ता माध्यम होता है या पत्थर अथवा बंदरगाह के द्वारा होता है, जो कि अपने पृष्ठ
प्रदेशों से रेल मार्गों, सड़कों व अंतःस्थलीय जलमार्गों के द्वारा जो है जुड़ा होता है। कुछ प्रमुख पत्तन है सिंगापुर, संघई, राटरस्टम, कोच्चि, कांडला इत्यादि। कुछ नहर प्रणालियाँ पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, ये भी जो है जल परिवहन का ही हिस्सा है। अगला सवाल देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको बताना है। गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये नासिक से निकलती है, याद रखिएगा नासिक से। तो इसका जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से निकलती है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, तो आप इसको मत भूलिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी, और इसको जो है दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित चक्र तीर्थ कुंड त्र्यंबकेश्वर इसका उद्गम स्थल है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे जो है दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। देखिए स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो स्वेज नहर अगर हम बात करें तो आपको बताना है कि ये किसको किसको जोड़ती है। तो ये जो है भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से। तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, मेडिटेरियन सी, रेड सी। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी कृत्रिम नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेप्लेस की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1869 में तैयार यह नहर मिस्र की नील घाटी के निचले भाग एवं सिंचाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। इस पर सबसे उत्तरी पत्तन पोर्ट सईद और दक्षिणी पत्तन जो है पोर्ट स्वेज है। 1956 ईस्वी में मिस्र की सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर तथा चौड़ाई जो है 60 मीटर और गहराई जो है ये 16.5 मीटर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन टू अकर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ताप जो है व्युत्क्रमण के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं, मतलब ताप व्युत्क्रमण करने के लिए आदर्श परिस्थितियां कैसी होती हैं, ये आपको बताना है। इनमें से कौन कौन सी, तो यहाँ पर कहा जा रहा है बादल युक्त आकाश। ठीक है, बादल युक्त आकाश। तो बादल युक्त आकाश जो है ये ताप व्युत्क्रमण के लिए जो है उपयोगी नहीं है। अगर आकाश में बादल है तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि शांत एवं स्थिर वायु या लॉन्ग समर डे। तो सबसे बढ़िया जो इसमें से सही हो जाएगा वो आपका केवल और केवल बी हो जाएगा, शांत और स्थिर वायु जो है बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कभी कभी जब किसी क्षेत्र में तापमान के ऊर्ध्वाधर विवरण प्रतिरूप में जो है परिवर्तन आता है, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान की में कमी की बजाय जो है वृद्धि दर्ज की जाती है, तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ एवं बादल रहित आकाश, शांत वायुमंडल, शुष्क वायु एवं हिमाच्छादित धरातल इसके लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराते हैं। तापीय व्युत्क्रमण घने कोहरे को जन्म देता है जिससे दृश्यता कम हो जाती है और परिवहन में अवरोध उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखिए, मेघालय का पठार जो है विस्तृत है या विस्तार है मेघालय के पठार का, कहाँ तक है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार तक। याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार जो है ये मेघालय पठार का ही हिस्सा है, या हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा जो है मेघालय का पठार है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। वास्तव में राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार एवं त्रिभुजाकार आकृति में है। अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ मेघालय की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा पर है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अनेक भागों में विभक्त है। इसके अंतर्गत मालवा, बैतूल, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दंडकारण्य पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, हजारीबाग, छोटा नागपुर का पठार शामिल किए गए हैं। मेघालय के पठार मुख्यतः 3 भागों में विभाजित हैं, गारो, खासी और जो है जयंतिया पहाड़ियाँ। अगला सवाल देखिए कौन सा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालिका स्तूपों या बालिका टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो बालिका स्तूप किससे बनते हैं, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। बालिका स्तूप जो बनते हैं वो हवा से बनते हैं, याद रखिएगा पवन से बनते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी, तो सबसे निचली परत जो है ये क्षोभ मंडल हो जाएगी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आपका वायुमंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है। मौसम संबंधी परिवर्तन जो है इसी मंडल में होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जो है कब जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। हमारे संविधान में जो है मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये जोड़े कब गए थे, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे, और 10 ही जोड़े गए थे, याद रखिएगा। इस प्रकार जो है वर्तमान में और एक जो है जोड़ा गया कब, 2002 में, तो ये भी याद रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए थे, टोटल 11 है। देखिए कह रहा है सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1959 में हुआ था। ये नागौर में, राजस्थान के नागौर में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या सम्मिलित है, ये आपको बताना है। 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर हम देखें, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत जो है सम्मिलित है, और इसे ही पंचायती राज व्यवस्था कहा गया है। तो ए बी सी जोन से विकल्प में होगा वही आपका सही हो जाएगा। देखिए डी विकल्प में ए और बी सी तीनों दिया हुआ है, तो ए बी सी जो है यही आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन रेसिड्यूरी पावर। अब देखिए जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसको प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान के अनुसार, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये जो है सेंटर को प्रदान की गई हैं, केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं, ये आपको याद रखना है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई हैं। संविधान की अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 248 में है, और अवशिष्ट शक्ति से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किसी सूची के तहत जो है नहीं किया गया है। अगला सवाल देखिए, 115 नंबर का सवाल है कि G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होने के लिए 2019 में कौन से देश में गए थे। 2019 की बात हो रही है, तो ये 2019 में कौन से देश में गए थे, ये आपको बताना है। तो ये जो है फ्रांस में गए थे, याद रखिएगा फ्रांस में गए थे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 116 नंबर का सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो न्यायाधीशों की संख्या अभी अगर देखें वर्तमान में तो जो है 34 है, 33 जो है न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश है, याद रखिएगा। अब इसको बढ़ाया भी गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब जो है इसको कितना किया गया है, ये आपको बताना है। अभी जो है 34 है टोटल, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कब परिवर्तन किया गया। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो है कब परिवर्तन किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नवंबर 2014 में। नवंबर 2014 में इसका परिवर्तन किया गया था, याद रखिएगा। देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन नवंबर 2014 में हुआ। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी, और इस नीति का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी देशों से ध्यान हटाकर उभरते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की ओर करना था। केंद्र की एनडीए सरकार ने नवंबर 2014 में म्यांमार में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में पूर्व की ओर देखो नीति को पूर्व में काम करो की नीति के रूप में जो है आगे बढ़ाया। इसकी पहल निवर्तमान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा सिंगापुर दौरे के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्हित है कौन से अनुसूची में है, ये आपको बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है 9वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में ये अंतर्निहित है। 9वीं अनुसूची में बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। BN राव को जो है संवैधानिक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया था संविधान सभा का, तो इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राक्कलन समिति या एस्टीमेटेड जो है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी जो है ये सबसे बड़ी समिति है, इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो है कुल 30 सदस्य हैं जो सभी के सभी जो है लोकसभा से ही आते हैं। अगला सवाल देखिए, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य क्या है ओलंपिक खेलों का, ये आपको बताना है। तो ये जो है साइटस, अल्टियस और फोर्टियस है, ये आपका याद रखिएगा। ये आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। डी विकल्प इसके लिए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार जो है विजेता है। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब 122 नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है पुलेला जो है गोपीचंद है, पुलेला गोपीचंद। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पुलेला गोपीचंद को वर्ष 2000 में अर्जुन पुरस्कार और 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बैडमिंटन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और वर्ष 2014 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। ये पता नहीं कैसा सवाल है। तो मनोरंजन जो है 5 प्रकार के होते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता था दोस्तों। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जैसे नृत्य, नाटक, संगीत, कवि सम्मेलन, चलचित्र, रेडियो, खेल इत्यादि, ये आपका जो है मनोरंजन के साधन है। और मनोरंजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सम्मिलित होने वालों को जो है आनंद आता है। अब ये 5 प्रकार के होते हैं। ये जो है मुझे भी पहली बार पता चला है। आप बताइएगा कि आपको पहले से पता था या आज पता चला। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आसन जो है
कौन सा आसन जो है घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? कौन सा आसन जो है घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो ये वज्रासन जो है ये घुटनों के लिए अच्छा होता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है ये आपको बताना है। तो मणिपुर में देश का जो है पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मणिपुर में देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। यह राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 को प्रतिस्थापित करता है, जिसे 31 मई 2018 को प्रख्यापित किया गया था। मणिपुर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब इसमें से हाइब्रिड वैरायटी बतानी है आपको अरहर की, ठीक है। इसमें से कौन सी हाइब्रिड वैरायटी है अरहर की? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? ICPH 8। ICPH 8 जो है ये आपका हाइब्रिड वैरायटी है, ऐसा कहा जा रहा है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? मतलब सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस में सब्जियों को जो है उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको जो है वेजिटेबल फार्मिंग कहते हैं, वेजिटेबल फार्मिंग कहते हैं। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्सिंग कहते हैं, ठीक है, फोर्सिंग कहते हैं, फार्मिंग नहीं, वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। या नेट हाउस, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस और अन्य कृत्रिम बढ़ती परिस्थितियों में सब्जियों को उनके सामान्य मौसम से बाहर उगाने की विधि है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य कितना होता है? तो ये 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो बाग लगाने की कौन सी विधि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो समोच्च रेखीय विधि अपनाई जाती है, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च कहते हैं। और ढाल के विरुद्ध समोच्च रेखा पर किसी भी प्रकार के जो है कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाता है। इसी विधि द्वारा खेती पहाड़ों पर की जाती है। इसके द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा क्षरण से बचाव, संपूर्ण क्षेत्र में नमी का समान वितरण तथा विभिन्न कृषि कार्यों में जो है बचत होती है। अगला सवाल देखिए, 131 नंबर का सवाल है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो इसमें से कौन कौन से पोषक तत्व सुरक्षात्मक होते हैं? तो इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, याद रखिएगा, विटामिन और मिनरल्स। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ दीज इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग। तो इनमें से खाना पकाने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सबसे सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? स्टीमिंग, मतलब उबालना। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होते हैं? पेप्सिन और ट्रिप्सिन का नाम आपने सुना होगा। ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं और ये जो है प्रोटीन के पाचन में जो है सहयोगी होते हैं। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? जिससे चेचक होता है उसके विषाणु का क्या नाम है वायरस का, ये आपको बताना है। तो इसका नाम है वेरियोला वायरस, ठीक है, वेरियोला वायरस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, चेचक एक वायरस जनित बीमारी है। यह रोग वेरियोला विषाणु के द्वारा फैलता है। इसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर होता है। रोग वायु द्वारा या रोगी के सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को ज्वार, सिर में दर्द, जुकाम और उल्टियाँ होती हैं। फिर 3-4 दिनों बाद मुंह पर जो है लाल दाने आने लगते हैं। अगला सवाल देखिए, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है टांग की हड्डी टूटने पर या रोगी के पानी में डूबने पर, या जो है पसली की हड्डी टूटने पर, या जो है सामान्य मूर्छा आने पर। तो रोगी के पानी में डूबने पर जो है सेफर विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी जो है ये हमारा सही हो जाता है। इसमें किया क्या जाता है? देखिए, रोगी को पीठ के बल लिटाकर उसकी पसलियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है या 2-3 सेकंड तक करते हैं। इसके बाद 2-3 सेकंड तक हटा देते हैं। इस क्रिया को करने से रोगी के फेफड़ों में श्वास की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। अगला सवाल देखिए, संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किस में दी गई है? संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम जो है किस में दी गई है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, अब समपोषणीय कहा जाए या सतत पोषणीय कहा जाए, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो ये जो है डॉल्फिन, जो गंगेटिक डॉल्फिन है, इसी को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम आया था? ये आपको बताना है। पारित किया गया था कब ये? तो ये 1980 में पारित किया गया था और 1988 में इसको संशोधित किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका 1980 हो जाएगा। ये 1980 में ही पारित किया गया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। ज्ञातव्य है कि वन अधिकारों के लिए अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 जो है लाया गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा गैस है जो इफेक्ट नहीं डालता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, ये आपको बताना है। तो मृदा संरक्षण की जो विधि है वो कीटनाशक रसायन का प्रयोग करना, यही नहीं है, याद रखिएगा। बाकी फसल चक्र, जैविक खाद और मृदा अपरदन को रोकना, ये सभी जो है मृदा संरक्षण की विधियाँ हैं। अगला सवाल देखिए, सिंचाई मशीन कब भारी चलती है? सिंचाई मशीन जो है, सिलाई मशीन जो है, ये कब जो है भारी पड़ती है? माफ़ कीजिएगा, मैंने सिंचाई मशीन कह दिया। सिलाई मशीन में जो है ये हैवी कब हो जाती है, ये आपको बताना है। तो जब इसमें जो है तेल की कमी और सफाई नहीं होती है, तो ये जो है लोड ज़्यादा लेती है, मतलब चलने में जो है ज़्यादा भारी हो जाती है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी कौन सा रोग होता है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है, याद रखिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, ये आपका हो जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, ऑस्टियो मलेशिया लिखा हुआ है ए विकल्प में, मुझे लगा जो है ऑस्टियो पोरोसिस लिखा हुआ है। तो इसका सी विकल्प ही सही होगा, याद रखिएगा, सी ही विकल्प सही होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। आखिरी के 7 सवाल देख लीजिएगा। देखिए, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा होता है? तो ये ग्लोबिन होता है, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना प्रचलित है? तो किसकी प्रचलित है ये आपको बताना है। तो ये जो है हार्वर्ड की है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, योजना विधि आधारित है, योजना विधि किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 145 का। तो करके सीखने पर, जो प्रोजेक्ट विधि है, ये योजना विधि जो है ये करके सीखने पर बल देती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो है 15 मात्राएं होती हैं हर एक ताल में। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वंदे मातरम जो गान जो है इसका रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको जरूर बताइएगा। देखिए, राग भैरव गायन का समय क्या है? राग भैरव जो है कब गाया जाता है, ये आपको बताना है। तो राग भैरव जो गाया जाता है ये जो है प्रातःकाल गाया जाता है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर का सवाल देखिए, सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो सामान्य मृदा में जो है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है 10:1 के अनुपात में होता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आखिरी सवाल देखिए, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृदा कणाकार। मृदा कणाकार डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। और जिन्होंने भी सीटेट का फॉर्म भरा है, आज लास्ट डेट है, उसको फटाफट आप लोग पेमेंट करके और सारा फॉर्म कंप्लीट करके प्रिंट आउट रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।